नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 प्री के एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। 12 सितंबर से आपकी एग्जाम शेड्यूल्ड है। अब उसको लेके आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ डाउट्स हैं, शंकाएं हैं। तो आज की इस क्लास में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी हैं, एग्जाम से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें आपका एग्जाम को लेके पर्सपेक्टिव और माइंडसेट बनाने में हेल्प करेंगी। अब जैसे पहली जो चीज है, सबसे ज्यादा जो क्वेरीज हैं आपके मन में वो है, पेपर पर एडुकेटी का असर क्या होगा भाई। कि आपकी, जैसे आपको पता है कि आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी पहले टीसीएस थी, अभी एडुकेटी आ गई। तो एडुकेटी के आने से पेपर पर क्या असर होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग, सबने लगभग सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया है, और सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में आप में से सब लोगों को किसी ना किसी तरीके के इश्यू फेस करना पड़ा है। लाइक चाहे सर्वर इश्यू हो गया आपका, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आना हो गया, सेंटर्स का दूर होना हो गया, इसमें इंटरफेस चेंज किया है तो वो भी आपके परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं उसने भी इम्पैक्ट डाला है। तो ये सारी चीजें मिलके एक एडुकेटी का आपके माइंड में एक अलग मैप बना दिया, इन्होंने एक अलग माइंड सेट बना दिया कि भाई एडुकेटी की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। ठीक है, लेकिन इन सब के बाद एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने एडुकेटी के साथ एक कंडीशन रखी कि भाई आप 29 सितंबर को, ओ सॉरी 29 अगस्त को री एग्जाम करवाया इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट का। जब सिलेक्शन पोस्ट का री एग्जाम करवाया तो इस उस री एग्जाम की कंडीशन ये थी कि अगर एडुकेटी ये पेपर अच्छे से कर लेती है, अपने में कुछ इंप्रूवमेंट लाती है, उसके बेसिस पे सीजीएल के डेट्स डिसाइड होंगे। और इसी के बेसिस पे फिर आपके सीजीएल के डेट डिसाइड हुए 12 सितंबर से 26 सितंबर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या इंप्रूवमेंट किए एडुकेटी ने। पहली चीज, आपके जो सेंटर्स थे वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिए गए, मोस्ट ऑफ, सभी के लिए नहीं बोला लेकिन मोस्ट ऑफ सेंटर्स आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिए गए। दूसरी चीज, क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही हो। तीसरी चीज थी आपके सर्वर की, तो वो इश्यूज भी बहुत कम लोगों को फेस करना पड़ा है। देखो छोटे मोटे इश्यू कहीं ना कहीं बच्चों को फेस करने पड़े, लेकिन हाँ, एडुकेटी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। अब आप जो जज कर रहे हो एडुकेटी को, वो 29 अगस्त से पहले के पैटर्न से जज कर रहे हो, और उन्हीं को लेके आपने अपना माइंड बना रखा है, माइंड सेट की भाई एडुकेटी है, ऐसे पेपर दे रहा है, मुझे ऐसे ही तैयारी करनी है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप उससे जज करोगे ना, तो अपने आप को नेगेटिव माइंड सेट के साथ पेपर देने जाओगे। आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करो कि जैसे 29 अगस्त को एडुकेटी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसी तरीके से होगा। और आप देखो, अभी आपके पास और कुछ इसके अलावा करने के लिए है भी नहीं। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ही बेहतर होगा। अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करो कि भाई एग्जाम 12 सितंबर से हैं, अपने आप को जोन में डाल लो कि 12 सितंबर के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, जैसे कि मैं पहले जब अगस्त में एग्जाम कंडक्ट होने वाली थी उस हिसाब से प्रिपेयर हूँ। दूसरी चीज क्या है, ये तो हुई आपकी जनरल बातें कि एडुकेटी के आने से क्या, ये ऊपर ऊपर की चीजें, सेंटर हो गया आपका, सर्वर इश्यू हो गया, ये वाली चीज। इनमें 29 अगस्त वाले पेपर में एडुकेटी ने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पेपर का अंदर का लेवल है, अंदर का कंटेंट है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज उसमें आप एक बात आपने देखी होगी, जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो वो क्या करता था, एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाता था, उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करके रिपीट करता रहता था। लाइक आपका एक क्वेश्चन आता है 3 7 11 की डिविजिबिलिटी पे, और ये टीसीएस ने बहुत बार पूछा है। दूसरा आपका है, एक क्वेश्चन आता था मैथ में कि चार संख्याएं ए बी सी डी, इनमें से कोई एक संख्या, सब में से एक संख्या एक्स आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में आ जा रही हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता था, कभी ये एक्स पूछ लेता था, कभी x-1 पूछ लिया, कभी 2x-1 पूछ लिया, कभी इनमें से कुछ करके उसका अंडर रूट पूछ लिया। तो कुल मिला के आपका जो पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था, उनमें कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं तो 4 5 जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस थे वो रिपीट होते थे। चाहे वो आपके ज्योमेट्री के, आप लगा लो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस हो गए, तो रिपीट करता था। अब आपका एडुकेटी में वो वाली चीज कम होगी, क्यों, क्योंकि उसके पास तो सेट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नए हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस नए हैं, तो आपके जो फिक्स पैटर्न थे वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट तो वही रहने। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपके कंसेप्ट स्ट्रोंग है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं।
पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अब आपका जो एवरेज टाइम है वो बढ़ जाएगा। उसका रीजन क्या है? देखो पहले जब एसएससी टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट करवाती थी तो उसमें क्या करती थी, पेपर का लेवल अगर मैं बात करूं सीजीएल 18 19 20 इनमें तो चलो ठीक है, ठीक था। उसके बाद के जब इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया तो मोस्ट ऑफ पेपर एवरेज से थोड़ा सा लेवल कम रहता था। मैं एवरेज से लेवल कम रहने की बात कर रहा हूँ सीजीएल प्री के पेपर्स की। अभी एडुकेटी से उम्मीद है, जैसा इन्होंने 29 अगस्त को पेपर करवाया उसके अकॉर्डिंग एक उम्मीद है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा एवरेज से ऊपर रहेगा। मैथमेटिक्स की मैं अभी बेसिकली बात कर रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग की। तो वो ऊपर होने से क्या होगा, आपका जो एवरेज टाइमिंग है वो बढ़ेगा, एवरेज नंबर वो घटेगा। तो एक ये असर होगा। अब इसमें किसको फायदा होगा? जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं कि अगर कैसा भी पेपर आ जाए मैं कर लूंगा। दूसरी मैं बात करूं इंग्लिश में, इंग्लिश में भी क्या है कि पहले फिक्स था आपके क्लोज टेस्ट आएगा। अभी इन्होंने क्या किया है, क्लोज टेस्ट पैसेज का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, किसी पेपर में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है। रीजनिंग में जैसे बात करूं तो रीजनिंग में कुछ चीजें नहीं ऐड की हैं, जैसे इनपुट आउटपुट पहले नहीं आता था, अभी वो इन्होंने ऐड कर दिया। पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इतने नहीं आते थे, अभी ये उन्होंने ऐड कर दिए। तो इस तरीके से रीजनिंग में भी उन्होंने कुछ चीजें ऐड की हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप बोलो कि स्टैटिक्स वाला पार्ट, तो मेरे को नहीं लगता कि स्टैटिक्स वाला पार्ट आपका प्री में उतना आएगा जैसा अभी इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट में पूछा है। उसका रीजन क्या है, अभी जो इन्होंने 29 अगस्त को पेपर करवाया है उसमें वो सारी चीजें नहीं पहुंची है। तो ये है कि अभी जो आपका सीजीएल का पेपर आएगा वो 29 अगस्त के अकॉर्डिंग आने की उम्मीद है। ठीक है। अब जीके में देखो इन्होंने जो चेंज किया है सबसे ज्यादा, जीके में चेंज किया है। जीके में क्या चेंज किया इन्होंने, पहले आपके स्टेटमेंट पे जीके में ना के बराबर क्वेश्चंस आते थे प्री की अगर मैं बात करूं तो। अभी इन्होंने प्री में स्टेटमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस डालना स्टार्ट कर दिया, और उसकी भी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर आपका 2024 2025 का आ रहा है और उसमें भी आपसे स्टेटमेंट में पूछ रहा है, तो वो वाली चीज आपकी नहीं चेंज हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, फिर भी अभी जो बच्चे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन सर अभी भी डुएबल हैं। तो आप सिर्फ उन चीजों को लेके मत बैठ जाओ जो नहीं आई हैं या फिर जो करने लायक नहीं, आप उन पे फोकस करो कि क्या आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ कि पेपर का एडुकेटी पे आपका यही असर होने वाला है कि आप अपना माइंडसेट उस तरीके से बना रखे हो तो भाई आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो एडुकेटी ने पहले पेपर करवाए थे उस हिसाब से अभी आपको उस जोन में ले आओ कि एग्जाम 12 सितंबर से है और मैं तैयार हूं पूर्ण रूप से। ठीक है। आप किसी का भी वेट मत करो कि सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आएगी तब मैं देखूंगा कि उसमें कैसे क्वेश्चन, नहीं। अगली आपकी जो बात है वो है भाई एग्जाम तक क्या पढ़े। ये मेरा मेन पॉइंट है और सबसे ज्यादा मैं इसी पे डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम तक क्या पढ़े। यहाँ पे अगर मैं मेरी बात करूं, मान लो मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा एग्जाम है सीजीएल प्री का, तो मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूंगा या मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता था। पहली चीज, आपका एग्जाम है 12 सितंबर से, आपके पास 5 दिन है, 5-7 दिन है। तो 5-7 दिन में लास्ट के 5-7 दिन में क्या करना चाहिए? जैसे मैं 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैथ्स की कर लेते हैं। मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए? देखो भाई, आपके पास, आपको पता है मैथ्स में मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें भी आपका प्रिज्म पिरामिड बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से मैथ्स में जो मेन आपका चीज है ना वो होता है एडवांस मैथ के फॉर्मूले, इसके फॉर्मूला। अगर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी किसी ने बताया कि हेक्सागन पे क्वेश्चन आया, इसमें आपका 29 अगस्त वाले पेपर में हेक्सागन पे क्वेश्चन आया है, सॉरी ओक्टागन पे, ओक्टागन पे आपका क्वेश्चन आया है। अगर ओक्टागन का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर दोगे, अगर नहीं पता है तो नहीं होगा। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला आ जाए, एडवांस मैथ के हो गए, अर्थमेटिक के हो गए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले आपको डेली, अब आगे के 5 दिन तक डेली आपको सारे फॉर्मूलेज डेली देखने, ऐसे नहीं एक दिन पढ़ने, डेली पढ़ने। जैसे आज मैंने अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिए, ज्योमेट्री के पढ़ लिए, सारे फॉर्मूला पढ़ लिए, अब मैं कल भी इनका सेम रिवीजन करूंगा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैं बोल दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं पूछ लूं कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या है, तो मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं नहीं पता होगा और एग्जाम में नहीं आपको याद भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट में भी बहुत कम आता है, एग्जाम में भी बहुत कम आता है। लेकिन मान लो वहां पे आ गया तो क्या कर लोगे, आपसे पूछ लिया भाई साइन 22.5 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, एग्जाम में पूछता है।
अगर ये चीजें आपको सीधी याद है तो आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स में आप ट्राई करो कि अगले 5 दिन डेली, एडवांस मैथ में तो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं सारे, आपके मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सारे फॉर्मूलाज पढ़ने। इसके अलावा अरिथमेटिक में क्या है, सबका एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिनमें उनको दिक्कत आती है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको डिसोनेस शॉपकीपर में दिक्कत आती है, तो डिसोनेस शॉपकीपर में भी एक कोई फिक्स टाइप होगा, तो आप उन टाइप को वापस से रिवाइज कर लो। कुछ बच्चे हैं जिनको सीआई की इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आती है, कुछ बच्चे हैं जिनको एसआई की इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आती है। तो फिक्स सेट ऑफ खुद की वो होती हैं, अपनी अपनी कमियां होती हैं, जिनका सबको पता होता है कि मैं यहाँ पे लैग करता हूँ, ये क्वेश्चन अगर मेरे को पेपर में दिख जाता है तो मेरे अंदर घबराहट या थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो वो चीजें आपको अभी 5 दिन में करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। अगर वैसा क्वेश्चन दिख भी जाता है आप एग्जाम में, आपको एग्जाम में, तो आप आराम से कर लेते हो। तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगले 5 दिन आपको मैथमेटिक्स में सारे फॉर्मूलाज रिवीजन करने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जिनको लेके आप हमेशा संकोच में रहते हो, हमेशा डाउट में रहते हो, उनका डेली रिवीजन करना है 5 दिन तक। ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स में। सेम इसी तरीके से मैं बात करूं रीजनिंग में, तो देखो रीजनिंग में जो चीज आप सबसे ज्यादा भूलते हो एग्जाम में, वो है आपका कैलेंडर, कैलेंडर के फॉर्मूले। ठीक है, तो क्या हुआ, कैलेंडर का फॉर्मूला हो गया आपका। फिगर काउंटिंग में कुछ फिक्स पैटर्न है, उनके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आपके फिक्स सेट ऑफ सीरीज होती हैं। जैसे आपने क्या किया, आप जब पढ़ रहे हो, मॉक देते हो, तो कोई नई सीरीज आती है तो आपने कहीं ना कहीं उनको नोट डाउन किया होगा कि नई सीरीज के जो पैटर्न थे उनको आपने कहीं अपनी अलग नोटबुक में नोट डाउन किया होगा, कहीं पे भी लिखा होगा। तो उनका सबका रिवीजन करना जरूरी है कि नए जो पैटर्न पे आपकी सीरीज बनी है वो ये वाली है, उनका रिवीजन करोगे तो आपको एग्जाम में सहूलियत होगी। उसी तरीके से रीजनिंग में आपके पास और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने, याद करने के लिए हैं। जैसे एक रैंकिंग वाला आता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं -1 कहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ। तो ये वाली सारी चीजें हैं जो रीजनिंग में पढ़ने के लिए जरूरी है। सबसे पहले कैलेंडर का फॉर्मूला हो गया, फिगर कटिंग वाले जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो भी फिक्स पैटर्न पे हैं, फॉर्मूलाज हैं, या आपकी सीरीज हैं जो जिनके फिक्स पैटर्न है जो आपको रिवाइज करने हैं, अगले 5 दिन तक डेली करना है। क्योंकि एक दिन करने से याद नहीं रहता, आज याद करोगे आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे। तो उससे बढ़िया कि 5 दिन तक डेली थोड़ा थोड़ा टाइम आप इनको दो। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन इंग्लिश की। तो देखो भाई, मेरा मानना है इंग्लिश को लेके आपका सबका है ना, एक होता है कि यार मैं ये वाला रूल हर बार भूल जाता हूँ। जैसे मेरे को, मैं बोलूँ कि कैटल के साथ मेरे को हर बार समझ में नहीं आता कि इसके साथ मैं कैटल के साथ सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लूरल वर्ब लगाऊं। तो ये ऐसी चीजें जो आपको पता होती हैं कि यार मेरी ये कमी है और हर बार मैं इसको गलत कर देता हूँ। तो एक तो वो चीजें पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा इंग्लिश में कुछ आपने ऐसे वर्ड्स या फिर ईडियम फ्रेजेज आपने सॉर्ट आउट करके लिख रखे होते हैं कहीं पे कि भाई ये मैं हमेशा गलत पढ़ता हूँ, या इसको मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कि यार ये लगाऊं या ये लगाऊं। तो वो सब आपने जो लिख रखी हैं अपनी चीजें, अपनी कमियां, गलतियां, उनका ध्यान रखो, उन पे ज्यादा फोकस करो। जीके में जैसे भी बता रहे हैं कि भाई करंट अफेयर पूछी जा रही है 2024 की और 2025 की, लेकिन वो थोड़ी डीप पूछी जा रही है। तो जैसे भी आपने पढ़ रखा है उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करो। बाकी जो मैं बताऊंगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तीनों में आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है वो करना है अपने फिक्स पैटर्न, अपनी कमियां जो आपने नोट डाउन कर रखी है, लिख रखी है, उनका रिवीजन करो डेली, अगले 5 दिन तक डेली। जीके में क्या है, जीके में जो आपने पहले पढ़ रखा है, कुछ चीजें आपने नोट डाउन कर रखी हैं अलग से बना के, उनका रिवीजन करो, क्योंकि 5 दिन आपके रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आपने अब तक जितने भी मॉक दिए हैं उन सब मॉक का रिवीजन करो। अगर आपने वहां से क्वेश्चंस अलग कुछ छांट के रखे हुए हैं, या फिर मॉक अगर आप वहां पे बुक मार्क में कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो उन सब का रिवीजन करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो मॉक दिए हैं और उनका अभी आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो समझ लो वो आपका उतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है भाई। इसके अलावा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि क्या पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बदलना चाहिए। अब क्या हुआ भाई, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, तो बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग करने में लगने लग गया टाइम। अब मैथ्स रीजनिंग करने में टाइम लगने लग गया तो उनको लगा कि यार जो पहले के 5-7 मिनट हेजिटेशन वाले होते हैं उनमें तो 2 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, रीजनिंग के 3 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। क्या इंडिविजुअल डिसीजन है कि अभी आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। जैसे मेरे से आप पूछो,
मेरी मान लो मैथमेटिक्स अच्छी है, तो मैं पहले जैसे जिस फ्लो में करता है उसी फ्लो में करूंगा, क्योंकि मेरे को भरोसा है मैं कर लूंगा। जिनकी थोड़ी सी भी मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप भाई पहले जीके कर लो। क्योंकि पहले आप पहले 5-7 मिनट में एक बार जीके कर लोगे ना, जीके के मान लो आपने 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो 12 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि आपकी जो हेजिटेशन वाला फेज है ना वो निकल गया। अब आप मैथ्स और रीजनिंग में जाओगे तो थोड़े से कंफर्ट जोन में आ जाओगे, और वहां पे आप कम टाइम में क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं तो स्टार्टिंग में जब आप रीजनिंग मैथ्स करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कब 2 मिनट निकल गए। जब वो उल्टी घड़ी चलती है ना तो वो और प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लो कि आप अभी जो मॉक दे रहे हो उनमें किस हिसाब से अपने आप को सेटल कर पा रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, अभी आपको एक चीज पे फोकस करना है, स्कीप एंड गो। अगर आपने इस पे नहीं किया तो समझ लो आपका पेपर खराब हो जाएगा। स्कीप एंड गो का मतलब क्या हुआ, आप रीजनिंग कर रहे हो, रीजनिंग में आप पहले वही क्वेश्चन करो जो देखते ही लग रहा है कि यार मेरे को पता है इस तरीके से होगा। इस मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही उसका जो पैटर्न है, सॉल्यूशन का जो पैटर्न है आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा, पढ़ते ही मेरे को उसका सॉल्यूशन माइंड में आ गया कि ये इस तरीके से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैथमेटिक्स में आपको डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, जो आपके शॉर्टकट्स होते हैं, पेन फ्री मेथड्स होते हैं, उनको यूज करने का ट्राई करना। और वो ऐसे नहीं कि आप सीधे एग्जाम में उनको एग्जीक्यूशन कर पाओगे। पहले आप जहाँ पे मॉक देते हो, क्वेश्चंस करते हो, उनमें भी तो करते हो ना। तो वही चीज ऐसे नहीं 25 के 25 क्वेश्चंस में करो, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो वहां पे करने का ट्राई करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कीप एंड गो। आप मैथ्स में गए, आपको पता है 25 क्वेश्चन है, 25 में से 5 क्वेश्चन टफ भी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से आप 18 क्वेश्चन कर पा रहे हो, वो भी बड़ी चीज है। लेकिन अगर आपने स्किप नहीं किए, एक एक क्वेश्चन को करने बैठ गए, तो समझ लो ये आपके मुश्किल से 14-15 क्वेश्चन होंगे पेपर में। तो आपको क्या करना है, मैं बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग का बता रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग में आपको स्किप करने हैं क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उस लेवल पे बिठाओ कि आपका सेल्फ, आपका जो ईगो है ना उसको बाहर रख के जाओ कि नहीं भाई मेरे को मैथ में 25 ही करने। नहीं, जो क्वेश्चन आता है पहले उसको करो, पढ़ के लग गया कि ये मैं कर सकता हूँ, उसको पहले सोल्व करो। जो आपको पढ़ के लग रहा है कि लंबा जाएगा या फिर इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, पढ़ते ही छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है। आपको बना के नहीं जाना कि 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में आपको अपने आप को ऐसे नहीं कि भाई आपका PQRS आ गया लंबा है तो करना, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो भाई, बाद में आके कर लेना अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, देखो अभी आपके पास टाइम है 5-7 दिन का, ठीक है। इन 5-7 दिन में आपको क्या करना है, आपको मॉक देने हैं। डेली का मान लो आप एक मॉक दे रहे हो भाई, आपका इन 5 दिन का आपका टास्क है क्या, इन 5-7 दिन का आपका टास्क है जो मैंने बताया था उस तरीके से रिवीजन करना। आपके मॉक का रिवीजन हो गया, आपने फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो गया। दूसरा आपको मॉक देना, ठीक है। ये जब आप मॉक दे रहे हो तो क्या करोगे, आपका मॉक कंप्लीट हो गया। मॉक कंप्लीट होने के बाद आप जब इसका एनालिसिस करोगे, ध्यान से सुनना ये वाली चीज, जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस करते टाइम आप एक पेज और पेन लो, और इस पेज और पेन में आप अपनी सिली मिस्टेक्स लिखो। सिली मिस्टेक्स का मतलब, जैसे मैंने पहले एक सिली मिस्टेक की कि मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया, ठीक है। दूसरी सिली मिस्टेक्स की कि आपने पढ़ते टाइम क्वेश्चन में 512 को 521 पढ़ लिया। तीसरी सिली मिस्टेक आपने की, कोई भी मान लो जैसे CI था, आपने उसको ऐसा ही पढ़ लिया, मतलब क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। चौथी सिली मिस्टेक की कि आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी। पांचवी सिली मिस्टेक आपने की कि आपको एक कोई फॉर्मूला था वो याद नहीं था, फॉर्मूला भूल गए थे आप, ठीक है। ये आपकी मिस्टेक्स है। ये सारी मिस्टेक्स आपने नोट डाउन कर ली अपने एक सीट में। जब आप कल अपना नया मॉक दो, नया मॉक देने से पहले सारी मिस्टेक्स जो आपने लिखी हुई है अपने पेज में, इनको अपने सामने रखो और इंश्योर करो कि ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। आप पेपर देते टाइम जब अपनी गलतियां आपके सामने रहेगी तो आपको क्या है, आपको पता है मेरे को ऑप्शन सही से लगाना है, आपको पता है मेरे को क्वेश्चन सही से पढ़ना है, आपको पता है मैं कल ये वाला फॉर्मूला भूल गया था आज याद करके आया हूँ। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिखना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन पे आपने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया।
एक क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार कर लिया पेपर में ही और उसी पे लगे हुए हो, तो आप लिख के रखोगे कि टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन देखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दिया। पहले बार में क्वेश्चन किया, आंसर नहीं आ रहा और आपको पता है इजी है यार, ये तो मेरे को आता है, तो आप उसको एक बार और कर लो, बस 2 बार से ज्यादा करना ही नहीं है। तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे, वो ये कि जब आप लिख के रखोगे ना, ये एक एक पेज में लिखोगे, अगला पेपर देते टाइम उनको सामने रखोगे, तो आपकी ये सारी चीजें सिली मिस्टेक्स कम होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्योंकि ये प्रूव मेथड है, मैंने बहुत सारे बच्चों पे भी अप्लाई किया, मैंने खुद पे भी ये वाली टेक्निक अप्लाई किया। जब भी मेरे से कोई ज्यादा, जैसे मैं सबसे ज्यादा ये वाला करता था, अपने ईगो पे ले जाता था, भाई एक क्वेश्चन को टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, तो इसमें मैंने कंट्रोल किया है, मैंने कैलकुलेशन पे कंट्रोल किया है, ये सही पढ़ने के तरीके पे इसी मेथड से कंट्रोल किया है। तो आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करनी है, उनको सामने रखना है, और नेक्स्ट मॉक देते टाइम ट्राई करो कि ये मिस्टेक आप नहीं करो। सबसे ज्यादा है टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो टाइम वेस्ट वाली है और एक गलत पढ़ने वाली है, इन दोनों पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। इसके अलावा देखो, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो भाई कट ऑफ ना तो मैं बता सकता, ना आप बता सकते, ना और कोई बता सकता, ये बेहुदा चीजें हैं, इनको पूछना भी नहीं चाहिए और डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो मेन चीज एग्जाम से पहले जो अभी हमने डिस्कस किया, कि भाई कुछ जो जरूरी बातें हैं आपकी, जो जानने जानने के लिए आए हैं आप, वो क्या है। पहली चीज आपकी क्या है कि एडुकेटी आई है तो पेपर में क्या होगा, तो भाई पेपर में कुछ भी नहीं होगा, पेपर वैसा ही आएगा जैसा आना चाहिए, जैसी आपकी प्रिपरेशन है। आपकी जितनी प्रिपरेशन हो मोर देन इनफ है पेपर में पास होने के लिए। तो एक तो अपने आप को इस तरीके से बना लो कि पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपको नहीं आता है, पेपर में सब वही आएगा जो आपको आता है, तो घबराना नहीं है। दूसरी चीज आपकी क्या है कि भाई कोई भी वहां पे अपने आप में बच्चे क्या माइंड मेकअप बना लेते हैं कि भाई सर्वर इश्यू आएगा, मेरे ही हो गया, नहीं, वो कुछ भी नहीं सोच रहा। आपको ये सोचना है कि जैसे पहले एग्जाम होता था वैसे स्मूथली एग्जाम होगा, मेरी प्रिपरेशन पूरी है, पेपर वैसा ही आएगा, कुछ भी डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा, जैसा आपको आता है वैसा ही पेपर आएगा, उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करके आना है। दूसरी चीज, इन 5 दिनों में आपको क्या इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है और किन चीजों पे काम करना है, रिवीजन करना है, और आपको मॉक टेस्ट देना है और उनका उसका एनालिसिस करना है कि आपको वहां पे पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अभी जो पेपर, मान लो 12 सितंबर को पेपर लगा, तो आप क्या सोचते हो कि 12 सितंबर के पेपर के अकॉर्डिंग, अगर मान लो आपका पेपर 25 सितंबर को, तो आप बोलोगे कि जो 12 सितंबर को पेपर आएगा उसके बाद में मैं प्लानिंग बनाऊंगा कि मेरे को कैसे पढ़ना है। नहीं, अभी आपको जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो बढ़िया से, मस्त रहो, और ट्राई करो कि आपकी जो गलतियां आप जो कर रहे हो, बस मैक्सिमम चीज है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ये दोनों चीजें पेपर में जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, थैंक यू।